अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए बात कर लेते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर 24 घंटे की बात करें आइंदा 24 घंटे की, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 23 डिग्रीज और कम से कम टेम्परेचर 7 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ अगर हम विजिबिलिटी की बात करते हैं तो 595 मीटर्स है, रिलेटिवली नॉर्मल है। लेकिन इस हफ्ते में जो हमें काफ़ी क्लियर विजिबिलिटी मिल रही थी, आज उससे थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है। साथ ही साथ अगर बात करें यूवी इंडेक्स की, तो अभी तो जीरो है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा हो सकता है यूवी इंडेक्स हमें बढ़ती हुई नजर आए। स्पेशली 11 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। हवा अभी नहीं चल रही है, लेकिन आपको पता है जैसे जैसे दिन गुजरता है हवा भी चलना शुरू हो सकती है। और हर दिन का आगाज हम एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव बात, एक पैगाम के साथ करते हैं। एक देने की में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैं वो हदीस बयान कर रहा था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा को 5 चीज़ें समझाई थी। उनमें से आज 5वीं और आखिरी चीज़ का जिक्र करूँगा। वो क्या चीज़ थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से फरमाया था, वला तुक्सिरु ज़िहका फ़इन्न कसरत ज़िहकी तुमीतुल क़ल्ब। ए अबू हुरैरा, ज़्यादा ना हंसा कर, क्योंकि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पूरे ज़ख़ीरा अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा भी पूरी ज़िंदगी में कहका लगाना साबित नहीं है, क्योंकि कहका लगाना एक गफलत की अलामत है। मेरा नबी अपने अल्लाह से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होता। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए सहाबा, तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी। मेरी आंखें तो सो जाती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी, इस पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है कि आपकी जितनी भी सेलिब्रेशंस हैं उन सब में हम शामिल होना चाहते हैं, आपकी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। आज भी एक बड़ी ही मज़ेदार सी वीडियो जो है वो हमें भेजी गई है, तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं। मुझे लगता है कि शायद हमारे अच्छा जी चलने लगी है, मुझे लगता है। तो जी ऑफ कोर्स मैं एक दफ़ा सालगिरह विश करती हूँ। रोमान और राफे की सालगिरह है। आपने देखा ट्विन्स हैं दोनों, और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों 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 खुशियाँ लेकर आएँ और गम के साए आपके आस पास भी ना आएँ। और ऑफ कोर्स बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। आपके पास आपका पूरा फ्यूचर पड़ा है और हमें एज एडल्ट कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे रोल मॉडल्स बन सके और अच्छी एग्जाम्पल जो है बच्चों के लिए सेट कर सके। तो ऑफ कोर्स आई रियली रियली होप कि हम अपनी ये जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर पाएंगे, अपना ये फ़र्ज़ जो है वो पूरा कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको पता है आपको अपडेटेड रखना हमारी हमेशा कोशिश होती है, आपको अपडेटेड रखें। तो आज हमारे साथ वकास मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं मोटरवेज की सूरत हाल के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम सलाम। फातिमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वकास, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक। वकास बताइएगा आज क्या सूरत हाल है मोटरवेज की? फातिमा, मोटरवेज के हवाले से भी जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले सूरत हाल जो है वो शहर के अंदरूनी आज शहरियों को बताना जरूरी है कि फैसलाबाद के अंदरूनी सूरत हाल जो है वो कुछ रोड की खस्ता हाल होने के बायस जो है ट्रैफिक के मसाइल जो है वो शदीद बढ़ते जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि तमाम तर रोड जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क, चुके इलेक्शन साल जो है वो आने वाला है, तो इस वजह से शायद बड़ी तेजी से जारी है, जिसके बाद शहर के तमाम अहम रोड जो है वो खासे मुतासिर हैं। कोई एक रोड ऐसा नहीं कहा जा सकता जिस पर कंस्ट्रक्शन वर्क या पैच वर्क जारी नहीं है। तमाम रोड पे जब एक साथ काम शुरू हो जाए तो ट्रैफिक पुलिस के लिए भी कंट्रोल करना जो है वो खासा मुश्किल है, और शहरी जो है वो बड़ी मुश्किल से सफर कर पा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाने के लिए।
क्योंकि समुद्री रोड जो है वो भी आपको बंद दिखाई देता है। एक साइड पे जंग रोड जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, सरगोदा रोड पे कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। तो शहरी जो है वो इंतहाई एहतियात के साथ घरों से निकले, क्योंकि हर सड़क पे उन्हें कुछ सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा। बाकी अगर मोटरवेज की बात की जाए तो इस वक्त मोटरवेज जो है वो मुकम्मल तौर पे क्लियर होने के बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। M4 भी मुकम्मल ट्रैफिक के लिए खुली है, जबकि M3 मोटरवे जो है वो भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मोस्टली जो है वो आज के दिन खुली हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले रूट्स ज़रूर प्लान आउट कर लिया करें। एंड कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, उस एक्स्ट्रा टाइम को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल करें, ताकि ना आप अपनी जान को ना किसी और की जान को खतरे में डालें जल्दबाजी के चक्कर में। बिकॉज हमेशा कहते हैं कि कहीं लेट पहुंच जाएं तो कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन ना पहुंचने से बेहतर है तो ना तो अपनी जान को ना किसी और की जान को खतरे में डालें। रोज़ जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं फैसलाबाद शहर के अंदर, आपको कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स हुए नज़र आते हैं, और जहां पर लोग इकट्ठे हुए होते हैं हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि चाहे आप अंदरूनी शहर में जो है ट्रैवल कर रहे हों तब भी स्पीड मत करें। अगर आप कहीं के लिए देर भी आपको हो रही है, आगे फ़ोन करके बता दें जी कि हम लेट हो जाएंगे। लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम अपनी ज़िंदगी को भी रिस्क करते हैं और किसी और की ज़िंदगी को भी रिस्क कर बैठते हैं, जो कि बड़े अफसोस की बात है कि जान की कदर आज हमें नहीं नज़र आती है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए ट्रैवल किया करें जब भी आप कहीं जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज आप मोटर बाइक पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई स्टंट्स जो है वो कर सकते हैं, और सड़क के दरमियान में से जो है आप कोशिश करें कि अच्छा जी मैं जल्दी से ये कट मार के तो दूसरी साइड पे जो है पहुंच जाता हूँ। पूरा रास्ता नहीं, अगर आप यू टर्न लेना चाह रहे हैं, अगर आप मोड़ काटना चाह रहे हैं तो पूरा प्रॉपर जो रास्ता बनाया गया है, यू टर्न बनाया गया है, उसको लें। सिर्फ कुछ मिनट बचाने के लिए ना तो अपनी जान को ना किसी और की जान को खतरे में डालें। हो सकता है कोई पीछे से आ रहा हो जिसको ना अंदाजा हो इस बात का और वो वक्त पर ब्रेक ना मार सके, ना तो उनकी गलती होगी लेकिन आपकी गलती ज़रूर होगी, तो जानी नुकसान भी होगा। और हमेशा इससे कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करें। और ये चीज़ मैं रोज़ देखती हूँ, स्पेशली जब हम फैसलाबाद शहर में ट्रैवल कर रहे होते हैं। हमारी ट्रैफिक जो है वो पिछले कुछ अरसे में हमें इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई है, बर्डन इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया। शायद इसी वजह से हमारी प्लानिंग उस लेवल पे भी नहीं पहुंच पाई है। और उम्मीद यही होगी कि आप आज के रोज़ जहाँ भी जा रहे हैं और आने वाले हर दिन जो है कोशिश करेंगे कि ध्यान से ड्राइव करें, चाहे आप मोटर बाइक पे हैं, चाहे आप गाड़ियों पे हैं, चाहे जिस भी व्हीकल पे आप ट्रैवल करें। आगे चलते हुए आपको पता है हमेशा फैसलाबाद शहर के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के हवाले से हम बात करते हैं। जहाँ पर भी सोसाइटी में आसानियाँ पैदा हो सकती हों, जहाँ पे भी इंप्रूवमेंट लाई जा सकती हो, वो भी हमारी हमेशा कोशिश रहती है। तो आज भी हमारे शो में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है कि एजुकेशन सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। जितने भी बच्चे आज स्कूलों में हैं, कल को जाकर वही पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करेंगे, और ज़रूरी है कि उनको सही तरबियत दी जाए, ना सिर्फ घर पर बट स्कूल्स के अंदर भी, और एजुकेशन पर खास फोकस रखा जाए। तो जी मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ शहजाद सरदार साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है चेंबर ऑफ एजुकेशन के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और ऑफकोर्स आपको पता है जिस तरह मैं बात करी थी एजुकेशन के हवाले से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और तरबियत सिर्फ घर पर नहीं स्कूल्स में भी होती है। अगर स्कूल्स की बात करें तो टीचर्स को कहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है बच्चों की तरबियत के हवाले से? टीचर को सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब बच्चा एंटर हो जाए तो उसको बड़े खुशामदीद कहना चाहिए, उसको वेलकम कहना चाहिए, उसको स्माइलिंग फेस से वेलकम कहना चाहिए, ताकि वो बच्चा जब अंदर आए तो उसको महसूस हो कि वो अपने घर में ही एंटर हुआ है, और वो उसको यही समझे कि कोई मुझ पे मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। जब आपका रवैया, आपका एटीट्यूड उनके साथ बड़ा खुशाइन और हैप्पीली होगा, तो फ्रेंडली होगा, तो वो आप बहुत अच्छे तरीके से वो डे भी स्पेंड करेगा और आपके साथ वो किसी भी परेशानी को फेस नहीं करेगा। अगर आप आते ही बच्चा आए और आप उसको वेलकम भी ना कहें, आपके फेस बहुत रेड हो, आपकी थकावट हो, गुस्से में हो, या घर में कोई प्रॉब्लम हो, तो जिसकी वजह से बच्चा आता ही वो अपसेट सा हो जाता है, वो सारा दिन वो अपसेट गुजारता है। अच्छा, हम गैस करते होते थे स्कूल में कि आज किस टीचर की लड़ाई हुई है घर पे, या घर पे कोई मसला चल रहा है, तो किस तरह से टीचर्स के लिए आसान हो सकता है कि वो सेपरेट कर सके अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी जॉब को? ऐसा मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि जो इंसान को टेंशन घर की हो, बाहर की हो, वो कभी सेपरेट नहीं कर सकता, उसके वो माइंड में चलती रहे। माइंड एक ही है, वाकयात मामलात बहुत सारे हैं। उसकी एक एग्जांपल है, मेरे
अंकल थे, वो सीनियर हेड मास्टर थे वारबटन में। तो जब वो पेपर चेक करते थे, कभी वो गुस्से में मींस घर में गुस्सा हो जाना, तो फिर वो सख्ती से वो पेपर चेक सख्त हार्ड मार्किंग करते थे। तो वो इसमें ये होता था कि वो महसूस होता था कि अब वो जो घर में प्रॉब्लम है वो बच्चे पे इम्पोज होगी। तो इसलिए ये इकट्ठी रहनी है, लेकिन उसमें यह है कि हमें बियर करना है, हमें समझना है प्रॉब्लम और ये डिफरेंट है। अगर हम इसको इकट्ठे करें तो जो बाद में आने वाला उसको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये जो सेपरेशन है, क्या आपको आज नजर आता है? नहीं आता, लेकिन ट्राई करते हैं हम बहुत ज़्यादा। हम कोशिश करते हैं कि हम टीचर्स को ये कहते हैं कि जो भी मामलात हैं, मीन्स हस्बैंड्स के साथ हैं, फैमिलीज़ के साथ इश्यूज़ हैं, उसको घर में रखें, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को नहीं देखते, या टीचर्स जो साथ कोलीग्स काम करती हैं वो नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि स्माइल कैसी है। पेरेंट्स आते हैं, वो देखते हैं कि टीचर स्माइली है, अखलाक वाइज कैसी है। अगर वो उसको फिर सोचती रहेगी, फिर वो बच्चों को भी आंसर भी नहीं दे पाएगी, ठीक तरीके से पढ़ा भी नहीं सकेगी, क्योंकि उसका फोकस अपनी प्रॉब्लम पे होगा, बच्चों पे नहीं होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है। मीन्स रिक्वेस्ट भी हम करते हैं बहुत ज़्यादा कि इसको घर छोड़ के आएँ तो ज़्यादा बेटर है। और आज की अगर हम देखें एजुकेशन सेक्टर में, आई थिंक काफ़ी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, लेकिन स्पेशली अपने बिलीफ सिस्टम्स को, यानी कि जिस वक्त में फॉर एग्जांपल आपके टीचर बड़े हुए थे, एंड आई थिंक ये शायद एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं भी फेस करती हूँ आज भी, कि मैं जब अपने से छोटे कज़न से या बच्चों से बात कर रही होती हूँ, तो जिस वक्त में मैं बड़ी हुई थी, जो तब माहौल होता था, मैं उसी को उन पर इम्पोज करने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक ये चीज़ शायद टीचर्स भी करते हैं, और उनके पास एक अथॉरिटेटिव पावर होती है कि जो उस वक्त पे चलता था वो उसी सोच में फंस जाते, और आज के वक्त में जिसमें आज के बच्चे बड़े हो रहे हैं उसके साथ मैच नहीं कर पाते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी ये कहते होंगे कि पुराना वक्त अच्छा था। आप भी कहती हैं कि पुराना वक्त अच्छा है। जो हमारा वक्त था या हमारे पेरेंट्स का था, उसमें मीडिया इतना इन नहीं था। अब मीडिया इतना इन है कि आप किसी भी घर में चले जाएं, बच्चों के पास आईपैड्स, आईफोन्स, छोटे छोटे बच्चों के पास है। बच्चा रोता भी है ना, तो माँ की कोशिश होती है उसको चुप कराने के लिए फ़ोन दे दें, आईफोन दे दें, आईपैड दे दें, एटलीस्ट मैं रिलैक्स रहूं, इसका रोना बंद हो जाए। जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आ गई हैं, आप अपने मामलात को उनके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। तो ये मॉडर्न जनरेशन है, तो मैं कहता हूँ कि डिफ़िकल्ट है कि हम पुराने अपनी असूलों को या पुराने मामलात को उनके ऊपर इम्पोज करें और वो उसको अंडरस्टैंड भी करें। मुश्किल काम है। आप स्पेशली अगर बात करें घरों में बच्चों को फ़ोन दे देना या ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। एक माँ जिसने बच्चे को भी संभालना है, घर भी संभालना है, कुछ जॉब भी करती हैं, कुछ वेरी इवन वो न्यू मदर्स होती हैं, बट उन्होंने काम भी करना होता है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फाइनेंशियल, तो उन्होंने उसको भी संभालना होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बड़ा गलत समझते हैं कि भाई फ़ोन दे दिया जाता है बच्चों को, टाइम नहीं देती माँ। अग्री करते हैं उससे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि बच्चों को बिल्कुल ही फ़ोन नहीं देना चाहिए, आया वो किसी एज में भी हो। मैं ये सोचता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा माशरे में जो ख़राबी है वो ये मोबाइल फ़ोन की वजह से ही है। क्योंकि आप देखते हैं जब आप यूट्यूब पे बच्चे जाते हैं तो वो आगे से आगे नेक्स्ट पे चले जाते हैं, और ये नहीं ठीक। दूसरा, बच्चे की जो आईज़ अफेक्टेड होती हैं वो सबसे ज़्यादा, आप देखें कि आप किसी भी घर में चले जाएं, अगर उनके 3 बच्चे हैं तो 2 बच्चे ग्लासेस ज़रूर लगी होंगी। उसकी रीज़न्स क्या है? आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको बताएगा कि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये हैं कि पहले घरों में टीवी होते थे तो बच्चों ने बैठ के देखना, उनकी तवज्जो भी नहीं होती थी। कार्टून देखना, डिस्टेंस पे मदर्स ने कहना, अभी वो इम्पोज वाली बात आ गई जो आपने पहले कही थी कि हम अपने लागू या सिस्टम को उस पर लागू कर सकते हैं। तब हमारी मदर्स ने कहना, पेरेंट्स ने कहना कि इतने फुट के फासले पे बैठो, आप आगे क्यों बैठे हो, डांट देती थी। तो आज का बच्चा जब बिल्कुल मोबाइल करीब लेके बैठता है मोबाइल को, तो उसकी आईज अफेक्ट होती हैं, उसका माइंड वो अब एजुकेशन की तरफ नहीं होता। अब यही सोचें कि जो पुराने में जो माएँ थी उनके पास टीवी भी नहीं होते थे, काम भी घर का करती थी। इस दौर में आपके हर घर में नौकरानियां हैं। पहले कोई मदर्स के पास नौकरानी नहीं होती थी, खुद ही झाड़ू लगाती थी, खुद ही कपड़े धोती थी, नलके से पानी बढ़ती थी। आज की माँ ऐसा काम नहीं करती, कोई नलके से पानी नहीं बढ़ती, मोटर्स लगी हुई, कोई हाथ से कपड़े नहीं धोती, ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई हैं। तो उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि इसका मतलब आपकी मदर्स के पास बहुत सारा टाइम था और आप
जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू वाइफ्स हैं या जो बीवियां हैं या जो बहनें हमारी, उनके पास टाइम नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। पेरेंटल कंट्रोल हर डिवाइस पे मौजूद है, क्या हम टेक्नोलॉजी में जरा पीछे रह गए इसी वजह से? क्योंकि ऑफ कोर्स आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका बच्चा किस वक्त कौन सी वीडियो लगा रहा है और इवन कि उनके पास एक्सेस किस वीडियो का होगा, तो आप हर चीज को एक्चुअली में अपने डिवाइस से बैठे हुए, आजकल हर किसी के पास फोन है, आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको। हाँ मिस, लेकिन उसमें नहीं कर सकते। देखिए ना, एक बच्चा एक यूट्यूब देख रहा है, दूसरे बच्चे के पास भी है, फॉर एग्जाम्पल एक कार्टून लगाए हैं, दूसरे ने एक ड्रामा लगाया हुआ है, तीसरे ने कुछ लगाया, माँ कुकिंग कर रही है, वो कुकिंग छोड़ के नहीं आ सकती, एक तरफ वो फोन पे मदद से काम कर रही है, दूसरी वो हंडिया पका रही है, तीसरी तो वो बच्चों को फोकस कर रही है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। के सेम टाइम वो हर तरफ अपनी आईज को रखे, तो वो कहती कि नहीं बच्चा लगा हुआ, मतलब कंट्रोल करना मुश्किल है कि बच्चे क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए बेहतर यही है कि हम अपने बच्चों को मोबाइल से परहेज करवाएं, दूर लिमिट करें उसका इस्तेमाल। बहुत ज्यादा मीन्स कभी भी हमें फेस करनी पड़ती प्रॉब्लम्स। अक्सर बच्चे अपने बैग्स में चोरी मोबाइल या आईफोन या आईपैड ले आते हैं, तो हमारी बहुत मुश्किल होता है कि कैसे ये कैरी कर लेते हैं, तो वो छुपा के ले आते हैं, तो इट मीन्स कि उनके पास घरों में है, तो जिसकी वजह से वो यूज करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं, क्या पूछेंगी? मैंने बात करनी है, ये वो सियाज असरार साहब आए हैं, एजुकेशन वगैरह उस बारे में बात हो रही है। जी जी बिल्कुल जी, बताएं क्या पूछना चाहेंगे? वो मेरे 4 बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जी। हाँ, तो वो मैं विवाह हूँ, तो मैं बाज़ दफा तो मेरे पास पैसा ताकि बच्चों को पैसे होते, तो स्कूल वाले बच्चों को कह देते हैं कि शूज पहन कर आओ, ये स्वेटर वगैरह पहन कर आओ। तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, बस आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? आपके बच्चे किस स्कूल में हैं? वो 4 में है, सरकारी स्कूल। दोबारा बताइएगा। हाँ, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है, 66 में। ठीक हो गया। और ये किस क्लास में हैं आपके बच्चे? ये बड़ी बेटी मेरी 8वीं क्लास में है, एक बेटा जो 4वीं क्लास में है, और एक है 3री में, और एक बेटी है 6वीं क्लास में। ठीक। हाँ जी, 4 बच्चे हैं। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और जैसे कि आपने सुना है, आई थिंक ये शायद बहुत सारी घरों की परेशानी है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, लेकिन वो फिर भी अपने आप को अपनी ख्वाहिशात पे कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपनी ख्वाहिशात को कट डाउन करके अपने बच्चों के एजुकेशन पे फोकस। कि इनके 4 बच्चे हैं, एक 8वीं में है, एक 4थी में है, 6वीं में है। क्या किया जा सकता है? वो कह रही थी कि अगर कुछ किया जा सकता हो, किस तरह से वो जूते कभी कह दिए जाते हैं, अब ऐसे होता है स्कूल्स में, यही कहा जाता है जूते ले लें जी, कपड़े आप यूनिफॉर्म आपका ऐसा होना चाहिए, तो क्या इन चीज़ों को इजी नहीं करना चाहिए ताकि वो पेरेंट्स भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों को तालीम दें? देखिए, आपकी बात जो बहना ने बात कही है वो भी बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बड़ी एक मैं कहता हूँ ज़्यादती हो रही है हमारे मीन्स माशरे में, कि अब हमने अपने सिस्टम रखा हुआ है स्कूल में कि अगर फॉर एग्जांपल फ्राइडे के दिन कलर्स डे है ना, तो हमने उसमें कहा हुआ है कि आप कलर्स डे प्लीज़ अपने हस्बैंड को तंग मत करें। ऑरेंज डे है तो आप उसको लेने भेज दें, ऑरेंज सॉक्स लेने भेज दें, ऑरेंज कपड़े लेने भेजें। आप क्या इसके लिए कभी बातचीत की गई है? बहुत सारे बात करते हैं, लेकिन हमें आज तक कंप्लेन नहीं आई। ये 7 ईयर हो गए हैं स्कूल में, इस फील्ड में, लेकिन किसी ने आज तक ये मुझे नहीं कहा। उसकी रीजंस क्या है कि जिस दिन हमने ये स्टेप शुरू किया था तो उसमें हमने देखा था कि पेरेंट्स कैसे रिलैक्स रहते हैं। फिर क्योंकि मैं भी, मेरे बच्चे थे तो हम बेसिक्स कुवैत में पढ़ते थे मेरे बच्चे, तो भी वापस रिटर्न हुए हैं, तो हमें वहाँ पे ये फेस नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे वो बड़े रिलैक्स करते थे। वो कहते थे कि जो पेरेंट्स बियर करते हैं, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास तकरीबन फॉर एग्जांपल एक क्लास में 20 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं, उस 15 बच्चों में से हम क्या करते थे कि जो पेरेंट्स बियर करते हैं वो ऑरेंज कलर ले आए। बिल्कुल जी। और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है जी। बताएं जी, क्या पूछेंगे? जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा तो ये कि मैं ये चल रही थी न्यूज बच्ची के साथ बहुत तशद्दुद की, और दूसरे मामला भी अक्सर हमारे मुल्क में होते रहते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसके लिए सबसे बेहतरीन जो
बात है ना वो ये है कि वालिदैन जो है ना वो बच्चों का देखे कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये किन के साथ उठते बैठते हैं और इनके शबो रोज के मामलात क्या हैं, ये क्या करते हैं, इस पर वालिदैन कड़ी नजर रखे। और दूसरा ये कि हम देखते हैं कि बच्चा 10 साल की बच्ची होती है, 12 साल की बच्ची होती है या 8 साल की बच्ची होती है, तो हम उनको बच्ची ही समझते हैं, उसके लिबास की तरफ हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, उसको वही जो मतलब खुले से लिबास पहना के गलियों में फिरा देते हैं। तो फिर जिस शॉप पे वो जाती है हम कहते हैं बच्ची है, बच्ची चली जाए। तो इस चीज का ना बंदे को बड़ा ख्याल करना चाहिए। हमारे नजदीक वो बच्ची होती है, लेकिन जो बाहर लोग फिर रहे होते हैं ना उनके नजदीक वो बच्ची नहीं होती। तो ये वालिदैन इस बात से बिल्कुल बेखबर होते हैं कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, ट्यूशन किसके साथ जा रही है, या स्कूल में ये क्या पढ़ती है, किससे पढ़ती है। तो इन सारी चीजों को अगर हम सामने रखेंगे तो फिर ये केसेस हमारे सामने आते हैं दूसरे दिन, कभी वो ज्यादती का माजल्ला तो कभी किसी चीज का। बिल्कुल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू जिस पर कोशिश करेंगे थोड़ा सा अगर हम बात कर सकें ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले एजुकेशन सेक्टर के डिफरेंट मसाइल और एस्पेक्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे कॉलर जिन्होंने हमें ब्रेक में जाने से बिल्कुल पहले कॉल की थी, उन्होंने ऑफकोर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट किया था। अगर आपको याद हो, स्पेशली अगर स्कूलों को देखें तो लेवल ऑफ एजुकेशन हमें कम होता हुआ नज़र आता है। क्यों, जब फोकस हमारा इतनी और चीज़ों पर है, एजुकेशन पर हमारा फोकस क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि हमारी स्कूल्स की तादाद डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है और हमारा चेक एंड बैलेंस बिल्कुल ही नहीं है। किसी से भी चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो फिर हमें ना तालीमी यकसानियत मिलेगी, ना हमें स्टैंडर्ड मिलेगा। यानी कि जो जिसका दिल आएगा वो वही बच्चे को डिलीवर करेगा, उसको उतनी चीज़ देगा जो दे सकेगा। जस्ट लाइक आपके पास एक करियाना स्टोर है, उसके पास 6 आइटम्स हैं, उसमें आपको शैम्पू चाहिए, आप उसके पास गई हैं, वो नहीं दे सका, और उससे पूछने वाला भी कोई नहीं कि आपने इस कॉलोनी में, इस एरिया में शॉप बनाई, आपके पास पूरी आइटम्स होनी चाहिए। इसी तरह स्कूल है, जिसका जितना स्टैंडर्ड है, जिसका जितना लेवल, उसने उतना डिलीवर है, और पूछने वाला कोई नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी खराबी है कि कोई हमारा चेक एंड बैलेंस नहीं है। और अभी सॉरी मैं ये चीज़ ऐड करना भूल गई जब हमारे कॉलर ने मेंशन किया था, स्पेशली कि अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, डिफरेंट तरह के इश्यूज बच्चों के साथ होते हुए नज़र आते हैं। और मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगी इश्यूज के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में, कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं हमारी मोरालिटीज़, एथिकल वैल्यूज़। हम एक मुसलमान कम्युनिटी होने के बावजूद हमारी वैल्यूज़ कहाँ रह गए? क्यों बच्चों के साथ हम प्यार, मोहब्बत जो हमारे मज़हब में सिखाया जाए, वो चीज़ें कहाँ गई? उसमें देखें कि उस पर भी मैं यही कहूँगा कि उसमें सबसे पहले हम तरबियत नहीं दे पा रहे। तरबियत कौन नहीं दे पा रहा? स्कूल नहीं दे पा रहा। स्कूल सिर्फ आपको एजुकेशन दे रहा है, अखलाकियात नहीं दे रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ को आप स्टडी करें तो आपको सिर्फ ये मिलेगा कि उन्होंने तलवार से, एजुकेशन से जंग नहीं लड़ी, उन्होंने अपनी ज़बान से, अपनी अखलाकियात से जंग लड़ी है। और हमारे जो स्कूल्स हैं, जो हम स्कूल्स में बैठे हैं, हम सुबह उनको इतना बड़ा बैग दे देते हैं, शाम तक वो बुक्स को पढ़ाते हैं, और हम उसमें बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि इन बच्चों को कुछ थोड़ा सा टाइम, और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए उसमें इन्वॉल्व होकर कि 15 से 20 मिनट अखलाकियात के ऊपर लगाएं, उसके मॉरल करैक्टर के ऊपर लगाएं, ताकि उनको पता चले कि बड़ों के हकूक़ क्या हैं, बड़ों का अदब क्या है, कैसे बात करनी है। बड़ों के साथ भी एक होना चाहिए कि सेशन होना चाहिए कि बड़ों को भी बताएं कि कैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया फतह की, कितने लोगों को मुसलमान किया सिर्फ अपनी अखलाकियात और ज़ुबान से। और हमारे बिल्कुल स्कूलों में बिल्कुल ये चीज़ें नहीं चल रही कि हम उन बच्चों को अखलाकियात की तरफ फोकस कराएं। और मेरी ये आपके चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट है सब स्कूल्स वालों से कि सब बच्चे ने पूरा डे आपके पास गुजारना है, तो एटलीस्ट जो टीचर्स हैं हजरात, जो उस्ताज़ा कराम, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो एटलीस्ट बच्चों को अखलाकियात की 10 मिनट के लिए तरबियत दें, तालीम दें कि बड़ों का अदब क्या है। जब आपने घर में जाना है सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहना है, फिर कपड़े, शूज़ अपनी जगह पे रखें, अपनी मदर से पूछें, हाल पूछें, आपका फादर शाम को आए उसके शूज़ उतारें। इसी में फादर खुश हो जाता कि मेरे बच्चे ने हाल। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे हैं आप?
जी शुक्र अल्लाह का। जी कैसे हैं? क्या पूछेंगे आप? जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं ये बच्चों को इतना परेशान करते हैं कि देखिए 3,000 रुपया पर हेड ये पेपर फंड दे रहे हैं बच्चे। जी जी। और इसके अलावा इतने एक्सपेंसिव है फीस के अलावा, जो हर साल ये फीस तो जो बढ़ाते हैं ना, उसके अलावा इतने ये कभी इनका कोई हो गया। अब देखिए ये प्राइवेट स्कूल है, इतना अच्छी इनकी वो जो है ना इनकम सोर्सेज हैं, तो इसके बावजूद देखिए क्लास कोई अगर बच्चों ने वो कुछ करना होती, डेकोरेट क्लास को करना होता, तो वो भी बच्चों से ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं बड़ी परेशान हूँ कि फीस भी हम इतनी देते हैं और ये हमने इनका कि आप पेपर फंड देखे 3-3 हजार फी बच्चा, बहुत ज्यादा पेपर फंड है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली अगर देखें फीसेस के हवाले से, क्यों आखिर वही बात, क्योंकि जो हमारे पहले कॉलर ने भी की थी। इसमें ये जो मैं कहता हूँ कि ये मेन प्रॉब्लम पेरेंट्स की तरफ से आ रही है, क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए कि जिस दिन वो एडमिशन करवाने जाते हैं तो उनसे बात क्लियर करें। मैंने आपको बताया कि हम जब बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं, मेरा स्कूल दार-ए-अरकम नाज़िमाबाद सिटी में, जब भी हम अपने स्कूल में एडमिशन करते हैं हम क्लियर बताते हैं कि इस फीस में आपकी हर चीज़ शामिल है, इसमें कोई डेकोरेशन चार्जेस कोई नहीं। इनकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स जब जाते हैं जल्दी जल्दी से एडमिशन करवा लेते हैं, ये नहीं पूछते कि क्या इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस हैं। अगर ये उस वक्त क्लियर कर लें, उस वक्त उनसे लिखवा लें कि हिडन चार्जेस कोई नहीं है, जैसे जनरेटर रिपेयर है, फैंस क्लीनिंग है, बहुत सारे हैं, तो वो बहुत सारे मामलात ऑन द स्पॉट हल हो जाते हैं। उसमें हम गिल्टी नहीं है, हम फॉल्ट नहीं है, क्योंकि आपने जब किसी चीज़ को बाय करने जाना है तो आपने सब रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कर लेने हैं। और ये पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जब एडमिशन करवाने जाएं तो उनको बता दें कि इसके अलावा हमें हिडन चार्जेस लिख दें, जैसे क्लास डेकोरेशन, आपने आर्ट मंगवाने हैं, आपने कुछ चीज़ें मंगवानी है, हमें लिख दें। अगर वो जब आपको लिख देंगे जी ठीक है ओके, तो आप करवा लें। अगर वो नहीं लिखते तो आप उसको छोड़ के, आपके पास यू हैव अ मोर ऑप्शंस, यू कैन गो एनीवेयर, व्हाई यू स्टैंड देयर। तो आप चाहें जाके किसी और स्कूल में एडमिशन करवा लें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है कि वो इसको क्लियर करें। और कभी भी स्कूल चेंज करते हुए या स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वालिदैन को? देखिए, जब एडमिशन करवाते हुए सबसे पहले तो बच्चों के पेरेंट्स को चाहिए कि वहाँ पे चेक करें क्या उनके वाशरूम इतने उस स्कूल में बने हुए हैं। मींस वहाँ पे 500 बच्चा है और वाशरूम सिर्फ 2 बने हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप घर में 6% है और 2 वाशरूम एनफ है आपके लिए। सबसे पहले ये चेक करें, उसकी देखें नीट एंड क्लीनेस देखें। उसके बाद ये देखें क्या वहाँ पे सोप मौजूद है कि जिससे वो बच्चा वाशरूम से होके आए और वो सोप यूज़ करे। अच्छा, उसकी मैं क्यों ये बातें कह रहा हूँ, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। जब बच्चा वाशरूम से आएगा वो सोप से हैंड वॉश करेगा। उसके बाद पेरेंट्स को चाहिए कि जो बच्चा, हर बच्चा घर से ठंडा पानी नहीं लेके जाता, क्या वहाँ पे देखें चिलर्स लगे हुए हैं, क्या बच्चा टूटियों से नल से पानी तो नहीं पी रहा, क्या वहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं। अगर नहीं लगे तो एटलीस्ट पेरेंट्स उसको जिम्मेदारी को फोकस करवाएं, डायरेक्टरान को, प्रिंसिपल्स को, कि हमारे बच्चे ने यहाँ से पानी पीना है। और सब बीमारियाँ इस वक्त 99% बीमारी है जो वाटर से लग रही हैं, गंदे पानी की वजह से। फिल्टर शुदा पानी होना चाहिए, फिल्टर लगे हों, इन चीज़ों का ख्याल रखें। और उसके बाद ये चीज़ का ख्याल रखें कि उस टीचर्स में कहीं ऐसा तो नहीं स्कूल्स में कहीं मैट्रिक पास FA पास टीचर्स तो नहीं पढ़ा रही जो आपके बच्चे का एक स्टैंडर्ड लेवल को लूज़ कर रही हैं। ये सब चीज़ें पेरेंट्स ख्याल रखें, मेरी रिक्वेस्ट है इनसे। अगर ये इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आई होप सो कि इनके बच्चे का कुछ स्टैंडर्ड ही बनेगा। डे बाई डे विजिट किया करें, मसलन 4 डेज़ के। अगर मैं कहता हूँ किसी बच्चों को जी हमारे पास डिटोल साबन भी है, क्लीनिंग भी है, एक बच्चा वाशरूम में जाता है, देखिए हमारे पास बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसमें 500 बच्चे की स्ट्रेंथ आती है और हमारे पास जो क्लीनिंग के लिए सफाई वाली एक होती है। बच्चे जब वाशरूम में जाते हैं, हम अपने घरों में जाते हैं तो वो डर्टी हो जाता है, उसकी क्लीनिंग के लिए हमारे पास पर्सन नहीं है, मीन्स के वो लेबर नहीं है,
तो ये भी पेरेंट्स चेक करें कि हमारे पास कितनी लेबर है, 500 के ऊपर हम कितनी लगा रहे हैं जिससे वो वॉशरूम्स को क्लीन करते हैं। ये ना हो कि एक बच्चा वॉशरूम से गया वो साफ नहीं करके आया तो दूसरा बच्चा जाएगा, तो ये सब बीमारी के जिम्मे में आते हैं। हाइजीनिक इश्यूज बहुत बड़े हो सकते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियस एंड एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेसिफिकली एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बात करें। कहाँ पे हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कहाँ पे टीचर्स और स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कहाँ पर एज अ सोसाइटी बच्चों के लिए एक बेहतर माहौल हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है, और कहाँ पे आसानियाँ ला सकते हैं, कौन से इश्यूज़ हैं जिनको डेफिनेटली हमें फिक्स करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि हमारे कुछ स्पेसिफिक सवालात की तरफ जाएँ, अगर हम हमारी सोसाइटी में देखें, स्कूल सिस्टम्स में देखें, हमेशा इंग्लिश ज़बान को तरजीह दी जाती है। एंड आई थिंक इसमें कुछ पार्ट जो है, कुछ फैक्टर जो है वो कॉलोनाइजेशन का है, कि पोस्ट कॉलोनाइजेशन हम उस माइंडसेट से नहीं निकल सके कि अंग्रेज़ी ज़बान बेहतर है उर्दू ज़बान। आज के वक्त में क्या अंग्रेज़ी को प्रेफर करना चाहिए, उर्दू ज़बान को, या दोनों को स्कूलों में? देखिए, दोनों को हमें सबसे ज़्यादा फोकियत जो देनी चाहिए वो उर्दू को देनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हमारे बच्चे बिल्कुल ही उर्दू से ना वाकिफ़ हो गए। उनको नहीं पता कि उर्दू लिखनी कैसे है, उर्दू को बोलना कैसे है, उर्दू को समझना कैसे है। और इंग्लिश ज़रूरी है वो इसलिए कि इस माशरे में ये समझा जाता है कि हमने अपने बच्चों को जॉब करवानी है, हमने अपने बच्चों को उसको इंग्लिश की तरफ गामजन किया जाए, उसको बताया जाए। लेकिन उर्दू इस वक्त हमें ज़रूरी है कि हमें उर्दू को अहमियत देनी चाहिए, जो हम बहुत पीछे उर्दू को छोड़ दिया। और मेरे ख्याल से कि हर पेरेंट्स भी और हर स्कूल भी फोकस कर रहा है इंग्लिश को, कि वो इंग्लिश की तरफ चला हुआ है। और यही रिक्वेस्ट है सबसे कि वो उर्दू को भी एक लेके साथ चलें, ये हमारी ज़ुबान है। अगर इवन जॉब मार्केट को देखें आज की, तो वहाँ पर भी इंग्लिश ज़बान को ही प्रेफर किया जाता है। तो इवन अगर स्कूल्स में इस चीज़ पे काम कर भी लिया जाता है, ओवरऑल जो सिस्टम है उसको बदलने में बहुत वक्त लगेगा। इस पर क्या कहेंगे? उसमें ये देखिए ना कि जब आप फॉर एग्जांपल बच्चे को उर्दू सिखा देते हैं, वो पंजाबी से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। उसमें आपके घर में, आपकी मार्केट में, आपके माशरे में कहीं बैठा आप देखें कि बहुत सारे पंजाबी में बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो वर्डिंग है, जो मीन्स के मैं कहता हूँ वो तहसीब याफ्ता नहीं है। लेकिन जब बंदा उर्दू बोलता है तो उसमें बड़े अच्छे वर्डिंग है यूज़ करने के लिए। तो नंबर 1 ये। दूसरा ये है जो आपने पूछा कि वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं भी, वो सबसे पहले आपसे इंग्लिश में सवालात करते हैं। तो ज़रूरी भी है इंग्लिश, और लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमें उसकी प्रोफेशनलिज्म को काउंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट्स के लिए आता है तो उसको देखना इसमें बिल्ड अकाउंटिंग को करने की है, समझने की है कि नहीं, उसको फोकस करना चाहिए। इंग्लिश को ना ही फोकस करना चाहिए। इंग्लिश तो स्लो बंदा समझ जाता है कि क्या करना है। हमने देखे हैं, क्योंकि मैं अब्रॉड में रहा हूँ, तो हमने देखा वहाँ पे कि यहाँ से आपके पाकिस्तानी 5 पढ़े हुए हैं, 6 मिडिल पास हैं, और वहाँ पे वो उस माशरे में रह के इंग्लिश सीखते हैं और ऐसे बोलते हैं कि जैसे हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? उसको माशरा सिखा देता है। लेकिन उसको इंग्लिश की बिना पे छोड़ना नहीं चाहिए, उसको जगह देनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी पे भी बड़ा कम फोकस किया जाता है स्कूल्स में। सिर्फ जैसे आपने खुद बात की, बस्ते पकड़ा देते हैं हम बच्चों को जो किताबों से भरे होते हैं, ना तो उनका वजन उठाया जा रहा होता है बच्चों से, और ना तो वो सारे सब्जेक्ट्स और उन किताबों की ज़रूरत होती है, लेकिन बच्चों पे अनड्यू प्रेशर डाला जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। फिजिकल एक्टिविटी पे क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे, आउटसाइड द क्लासरूम, किसी भी तरह की पर्सनल डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग पे क्यों फोकस नहीं किया जाता स्कूलों में? वो इसलिए नहीं किया जाता मिस के अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे स्कूल्स हैं 3 मरले पे हैं, 5 मरले पे हैं, 10 मरले में है, किनाल पे हैं। वहाँ पे कहाँ ग्राउंड्स बने, वहाँ पे कैसे एक्टिविटीज़ करवाएं? तो एक्टिविटीज़ करवाना बहुत मुश्किल है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट के स्कूल्स बहुत कम हैं। और दूसरा ये है कि हर गली में, स्ट्रीट में 3-3, 4-4 स्कूल हैं। और मेरा अपना मीन्स का ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5 मरले का है, कोई 7 मरले का है, कोई 10 मरले। अब उसमें वो बच्चों को बैठाएं या ग्राउंड बनाएं या एक्टिविटीज़ बनाएं, लेकिन उसमें ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं
बच्चों को करवानी चाहिए। जो नियर ग्राउंड है आपके पास या जो भी है उसमें बच्चों को क्रिकेट खिलवाएं। बहुत सारी गेम्स होती थी। हम मीन्स के मुझे आज भी याद है कि हम एक जुनाइड स्कूल है नाजमा, हम वहाँ पे पढ़े हैं। तो हमारी मैडम ने, हमारी मिस ने उसी स्ट्रीट में हमें वो एक बोड़ी थी तो वो उसमें दौड़ लगाते थे उसको पहन के। तो मेंढक रेस होती थी, फ्रॉग रेस जिस वो लगाते थे। बहुत सारी एक्टिविटीज वो करवाते थे। बिल्कुल, और जरूरी भी है कि एक्टिविटीज पे ध्यान दिया जाए। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। जी कैसे हैं आप? जी मैं मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ। जी 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 बताएं कैसे हैं आप और क्या पूछेंगे? जी अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। मैं ये शहजाद की माशाल्लाह एजुकेशन के लिए बहुत सारी खिदमात है, मैं इनको बहुत सराहता हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि महंगाई के इस दौर में इन्होंने बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को रिलीफ देने के लिए क्या कोई इकदाम उठाए हैं ताकि महंगाई के इस दौर में जो है ना ये अपने बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रख सके। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इकदाम आपकी तरफ से पर्सनली और सेक्टर की तरफ से कुछ किया जा रहा है जिससे कि इस दौर में आसान किया जाए लोगों के लिए? जी देखिए, सेक्टर्स तो कुछ भी नहीं इसमें करता, हमें पर्सनली करना पड़ता है। जो हम स्कूल्स में मींस के जो डायरेक्टर साहिबान हैं उनको खुद ही करना पड़ता है। उसमें हमने देखें कि ये किया कि हमने जब से स्कूल बनाया हमारी कोशिश होती है कि जो बच्चों की जो फीसिस हैं वो 100 या 150 रुपीज़ एक साल के बाद हम बढ़ाएं। और मेरा ख्याल कि ये इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और मैंने आपको बताया कि हमने एक फ़ीस रखी हुई है। उस फीस के ऊपर हमने ये किया हुआ कि उसमें तमाम चीज़ें, मसलन सोप हो गया, टिश्यूज़ हो गए, मीन्स क्लीनिंग का हर चीज़ हम, क्योंकि जैसे कॉस्ट दूसरे रेस्टोरेंट्स की दूसरी चीज़ों की निकलती है इसी तरह हमारी कॉस्ट भी निकलती है। हमने वो सारी चीज़ें उसमें ऐड की होती हैं। हमने डेकोरेशन हर चीज़ ऐड की होती है। और वो जो चीज़ें रह जाती हैं, जैसे पेरेंट्स कहते हैं उन्होंने बाद में भी ले लिया, जनरेटर्स के पैसे ले लिए, उन्होंने फ़ैन के पैसे ले लिए, उन्होंने आज क्लीनिंग के पैसे ले लिए, तो वो सब कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम पेरेंट्स को जितना भी रिलैक्स कर सकें वो करें। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमने स्टार्टिंग में पेरेंट्स को बताया था कि जब फ्राइडे या एक्टिविटीज़ डे हो तो मसलन सब बच्चों किसी अपने वाइफ्स को कहा कि आप अपने हस्बैंड्स को मत तंग करें। उनको ये कहें कि अगर आपके पास ऑरेंज कलर्स है तो ले आए, नहीं है तो आपने उस बच्चे को ये नहीं करना, अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई नहीं करनी, जिद नहीं करनी, अपनी अफोर्डेबिलिटी देखनी है कि कहाँ पे आप रिलैक्स हो सकते हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि पेरेंट्स को जितना रिलैक्स कर सके वो करें। तो उसके ऊपर काम चल रहा है इंशाल्लाह ताला। अगर बिकॉज हमारे पास बहुत ही कम वक्त अब बचा है, लेकिन एंड पे क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन सेक्टर के हवाले से? क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को, बच्चों को? मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इनको ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। जो हमने फील किया है उसमें हमें दो चीज़ें जो फेस करनी पड़ी। सबसे पहली चीज़ें कि बच्चे मीन्स के गुटे से रहते हैं तो उनसे अक्सर पूछा जाता है क्या बात है। नंबर 1 उनके घरों में मीन्स के जो फैमिलीज इश्यूज़ हैं, मसलन चाचू हैं, मामू हैं, या घर में जो भी फैमिलीज रहते हैं वो उनसे बड़ा, या वाइफ और हस्बैंड की कोई नोक चोक होती है किसी तरह की, वो कोशिश करें बच्चों के सामने उसको डिस्कशन ना करें, अपने प्रॉब्लम डिस्कशन ना करें। बच्चे फूलों की तरह होते हैं, ये फरिश्ते होते हैं, ये उसको फील करते हैं, ये सारे दिन स्कूल में बैठ के अपसेट रहते हैं। तो हम पूछते हैं उनसे कि क्या बात है, तो वो बताते हैं कि आज ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो फिर हम उनको रिलैक्स करने की कोशिश करते, नहीं होते। तो ये रिक्वेस्ट है कि उनके सामने उनको आते हुए या उनको रात को किसी तरह अपनी प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे रूम में जाके करें, उनके साथ डिस्कशन उनके सामने ना करें। नंबर 1। दूसरी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को वीक में एटलीस्ट 1 डे दें, फुल डे दें, किसी पार्क में ले जाएं, किसी छोटे से रेस्टोरेंट में ले जाएं, लेकिन उनको टाइम दें ताकि बच्चा आपके साथ मुंसलिक हो, बच्चा आपके साथ फ्रीडम महसूस करे, बच्चा आपके साथ फ्रेंडली खेल सके। लेकिन मैं महसूस जो किया मैंने कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है आज के बच्चों में। वो अल्लाह से औलाद ज़रूर मांगते हैं, अल्लाह हमें औलाद देना, लेकिन माँ बाप के पास, मदर्स के पास भी टाइम नहीं है, फादर के पास टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम हमारी कम्युनिकेशन ने ले लिया। तो यही मेरा मैसेज। बड़े ही 2 इम्पोर्टेंट मैसेज, और इनको माइंड में रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका आज हमें ज्वाइन करने के लिए, और बहुत ही अच्छा रहा आज का इंटरव्यू। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आप वक्त है मेरी फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। सैडली आज हमारे साथ कोई भी शेफ मौजूद नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स आपको पता है कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हमारे किचन के सेगमेंट में मैं आपकी हेल्थ के हवाले से बात करूँ एंड एम्फेसिस करूँ इस बात पर कि चाहे आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कोई भी गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, पर्सनल लाइफ पर अपनी काम कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल लाइफ पर काम कर रहे हैं, कि अपनी सेहत को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाएं और बाकी हर चीज़ कैन वेट। लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है एट द एंड ऑफ द डे तो आप अपना बेहतर तरीके से ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो कोशिश करें अपनी डाइट पर फोकस करें, वर्कआउट थोड़ा बहुत जो है फिजिकल एक्टिविटी अपनी रूटीन के अंदर ऐड करें। चाहे 5 से 10 मिनट आप वॉक करना स्टार्ट कर दें। मेडिटेशन बहुत अच्छी रहती है, साथ ही साथ योगा बहुत अच्छा रहता है। अगर ऐसे लोग जो कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं वो लोग योगा कर सकते हैं। एंड डोंट माइंड, योगा एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। अगर आप आप चाहते हैं कि आपको भागना नहीं पड़े या सांस जो है आपको कोई सांस का प्रॉब्लम है या कोई स्पेसिफिक जोड़ों का आपको प्रॉब्लम रहता है, तो लाजमी तौर पे ऐसे एक्सरसाइजेज मौजूद हैं जिसके अंदर बगैर ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट्स किए भी आप अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं एंड मेंटली ऑफ कोर्स फिट रख सकते हैं, क्योंकि मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एट द एंड जुड़ी होती है, कंबाइंड होती है। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, चाहे काम हो, एजुकेशन हो, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, हर चीज़ एक साइड पे रख के अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। आप फिट होंगे तो आपकी लाइफ में जो भी और चीज़ें हैं आप उनको बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ फिजिकल फिटनेस के हवाले से तो मील्स बहुत मैटर करते हैं। अपने मील्स जो भी हैं उनको प्लान आउट किया करें, अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। एंड मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं कहूँगी कि जंक फूड बिल्कुल मत खाएं, बिकॉज पर्सनली मुझे पता है कि जंक फूड आपको कहीं ना कहीं आपका दिल कर ही पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको खाना पड़ ही जाता है। तो ये अगर आप लेके चलेंगे कि मैं कभी जंक फूड नहीं खाऊंगा तो एट द एंड कहीं ना कहीं आप ज्यादा खा लेंगे। उससे अच्छा इनकॉर्पोरेट करें, हेल्दी तरह से बैलेंस करें अपनी डाइट को। जंक फूड खाना चाहते हैं वो भी खाएं, लेकिन हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए अच्छे अच्छे खाने जो है घर पर भी तैयार करें। अब अगर घर पे कोई चीज़ बना रहे हैं तो कुकिंग ऑयल उसमें बड़ा मैटर करता है। कुकिंग ऑयल का इंतखाब करते हुए ख्याल करें, हमेशा इंग्रेडिएंट्स को बैक पे पढ़ें और देखें कि क्या अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। मैं गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करूं तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह दावा है कि 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाया जाता है। गोल्डन वेजिटेबल घी बेहतरीन वेजिटेबल ऑयल कहा गया है। साथ ही साथ गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह भी कहना है कि पाम, कॉटन सीड और सोयाबीन का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। चाहे कोई आपकी घर की रेसिपी हो, ट्रेडिशनल रेसिपी जो कि आपकी फैमिली में जनरेशन से चली आ रही है, या फिर कोई ऐसी रेसिपी हो जो कि आपने आज ही यूट्यूब पे या टिकटॉक पे देखी है और अब आप सोच रहे हैं कि मैं घर पे इसको खुद बना के देखता हूँ, तो लाजमी तौर पे उस रेसिपी के लिए भी आप गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्ट्रा रिफाइंड ऑयल जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, विटामिन एंड मिनरल्स जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उनको भी मुकम्मल करता है। जैसे कि मैं पहले कह रही थी, सिर्फ और सिर्फ अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया करें अपने खानों में और बड़ा ख्याल किया करें। अगर आप किसी भी ब्रांड की कोई चीज़ खरीद रहे हैं खाने के हवाले से तो हमेशा देखें कि उसके पीछे क्या इंग्रेडिएंट्स मेंशन हुए हैं। अगर आपको कोई भी इंग्रेडिएंट्स अच्छे नहीं लगते हैं तो उसका इस्तेमाल मत करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जिसके अंदर ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितना ऑर्गेनिक आपका प्रोडक्ट होगा उतने आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। जितना प्रोसेस्ड फूड होगा उतना ही आपकी बॉडी के लिए उसको ब्रेक डाउन करना एक्चुअल में मुश्किल होता है। तो सिंपल खाने खाएं, अच्छे खाने खाएं और मसालों पे थोड़ा सा हाथ जो है अपना हल्का रखने की कोशिश क्या करें, जो कि मुझे पता है कि फैसलाबादी और पाकिस्तानी होने के नाते हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हम बिल्कुल भी मसालों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, टेस्ट पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन एक्चुअली में कम मसालों का इस्तेमाल करते हुए भी अच्छा टेस्ट हासिल किया जा सकता है। तो थोड़ा बहुत मसाला ऐड करें, ज़रूर ऐड करें, लेकिन सोडियम का हमेशा ख्याल रखें, जो कि नमक, ऑफ कोर्स नमक बड़ा इस्तेमाल होता है हमारे घरों के अंदर, जिसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। तेल बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाता है बहुत सारे लोगों को। तो शुरू से यंग एज से कोशिश करें कि ये गलतियां ना करें। कम चीनी इस्तेमाल करें, कम नमक इस्तेमाल करें, कम मसाले, ओवरऑल कम घी का इस्तेमाल करें, अच्छे खाने खाएं, हेल्दी खाने खाएं। और ज़रूरी नहीं है कि तेल से भरा होगा तभी अच्छा होगा। खैर अगर ऑफ कोर्स हम बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट की, पाकिस्तानियों की, फैसलाबादियों की, तो आई थिंक एक हमारी ट्रेडिशनल रिवायत है जो कि हम पूरी दुनिया के अंदर अपने साथ लेकर चलें, जो कि ऑफ कोर्स चाय की है। अगर एक कप चाय ना मिले बहुत सारे लोगों को तो उनका दिन जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो सकते। पर्सनली मेरा अपना दिन भी जो है वो चाय के बगैर शुरू नहीं होता है। अगर मैं बात करूं डिफरेंट चाय के ब्रांड्स के हवाले से तो स्पेसिफिकली आज हम डीएटी की बात कर लेते हैं। अगर डीएटी की मैं बात करूं तो डीएटी बनाने वालों का ये दावा है कि नंबर 1 क्वालिटी टी लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर ये टी लीव्स लाए जाते हैं, जिसकी वजह से पत्ती
बहुत बहुत फाइन होती है। एंड ऑफ कोर्स डीटी बनाने वालों का ये भी दावा है कि उनके लिए आप लोग नंबर 1 प्रायोरिटी हैं। उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, वो खुद हर प्रोडक्ट को इंडिविजुअली सैम्पल करते हैं, जिसका मतलब है कि आप तक जो एंड प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तैयार किया गया, आपकी सेहत को, आपके टेस्ट को और क्वालिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है। ना तो डीटी की तरफ से क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ है और ना ही आपकी सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, ना ही टेस्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ है। किसी भी चाय की 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है, जिसमें उसकी खुशबू शामिल है, जिसमें उसका टेस्ट शामिल है और ब्लेंड शामिल है। और डीटी बनाने वालों का दावा है कि तीनों चीज़ों पर एक्सट्रीम फोकस रखा गया है। 2 क्वालिटीज़ मौजूद है, जिसमें एक एक्सट्रीम क्वालिटी है, कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप एक्सट्रीम क्वालिटी खरीद सकते हैं। थोड़ी तेज पत्ती वाली अगर आप चाय पसंद करते हैं तो डीटी लाने वाली आप खरीद सकते हैं, जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है। और एक्स्ट्रा ग्रेट वैल्यू पैक भी मौजूद है, जिसका मतलब है कि आपको सेम अमाउंट में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी मिल रहा है। एंड आई थिंक पर्सनली स्पीकिंग मुझे सेल्स बहुत पसंद है और हमेशा एक अच्छा ऑफर अगर आपको नजर आता है तो उसको जरूर ट्राई आउट करना चाहिए। और मार्केट में आप अपने नियरेस्ट सुपर स्टोर से जाके चेकआउट कर सकते हैं डीटी को। और ऑफ कोर्स जब हम वापस आएंगे ब्रेक से तो मजीद गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान फैसलाबाद शहर के हवाले से हमें ज्वाइन करे होंगे। एंटरटेनमेंट की बात करेंगे और अच्छी बातें करेंगे। तो ऐसे करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मजा आएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। सिटी एचएन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले हमारा किचन का सेगमेंट जारी था, जिसमें मैंने आपको बताया था जाते जाते कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एंटरटेनमेंट की दुनिया के हवाले से बात करेंगे। फैसलाबाद शहर में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस टैलेंट को कभी भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं और उम्मीद हार जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से एंड ऑफ कोर्स फैसलाबाद शहर के आर्ट्स काउंसिल की तरफ से कंटिन्यूसली कोशिश की जाती है कि आपको वो मौके दिए जाएं, आपको वो प्लेटफॉर्म्स दिए जाएं जहां पर आप बेहतर तरीके से अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें। और आप में चाहे जो मर्जी टैलेंट हो, आपको मौका दिया जाए कि आप आगे आएँ, दुनिया को अपना टैलेंट दिखाएं और दुनिया को अपना फ़ैन बनाकर जो है इनामात अपने घर ले जाएं। ऑफ कोर्स मैं पहले अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, जिसके बाद एक टैलेंट हंट जो कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में हो रही है उसके हवाले से हम बात कर लेंगे। तो जी जाहिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं आर्ट्स काउंसिल के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकालने के लिए। फैसलाबाद शहर में बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं और एक बड़ी ही अमेजिंग सी टैलेंट हंट इस वक्त चल रही है। तो मैं चाहती हूँ आप इस टैलेंट हंट के बारे में खुद बताएं। जी हाँ बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू सिटी 41 टू हैविंग मी ऑन दिस लाइव शो। टैलेंट हंट प्रोग्राम ये तीसरा सीज़न है और सीएम पंजाब का ये विजनरी प्रोग्राम, जिसमें ख्याल अहमद कासरो साहब और सीएम पंजाब साहब का एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन है कि यूथ को और टैलेंट को, ज़िला सकाफ़त को, इलाके सकाफ़त को भरपूर अंदाज में पंजाब भर में पेश किया जाए। पंजाब फुल ऑफ सकाफ़त है, जैसा कि आपने बताया, और बड़ी रंगीन सकाफ़त है, बड़ी कदीम सकाफ़त है हमारी। पंजाब टैलेंट प्रोग्राम 2022 के मुकाबला जात जारी हैं, जिसमें अगर मैं इसको थोड़ी सी डिटेल से बताना चाहूँ तो 24 जनवरी को जंग में बड़ा खूबसूरत मुकाबला हुआ, जिसमें जंग की सकाफ़त के मुतालिक और जंग के गिरदोनवा में रहने वालों ने उसमें भरपूर हिस्सा लिया। और 26 जनवरी को इसी तरह दूसरा मुकाबला हमने चनोट में मुनक़्क़िद करवाया, बहुत बड़ी तादाद उसमें शामिल थी। और हमारे पास जो इलाकाई रक्स हैं, फोक डांसेस हैं, दस्तकारी के मुकाबले हुए, फ़ाइन आर्ट्स के मुकाबले हुए, तख्लीकी अदब के मुकाबले हुए, जिसमें अफसाना निगारी में बच्चों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये हमने 26 जनवरी को चनोट में मुनक़्क़िद करवाया। और तीसरा मुकाबला 31 जनवरी को हमने टोबा टेक्सिंग में कल यानी कि हमने मुनक़्क़िद करवाया और बहुत ज़बरदस्त मुकाबला था, स्टूडेंट्स का, यूथ का और सारे इलाके का जोशो खरोश देखने वाला था। बड़ा खूबसूरत मुकाबला हुआ। फैसलाबाद का ये जो चौथा मुकाबला है ज़िला सतह का, हम 2 फरवरी को और 3 फरवरी को पंजाब आर्ट्स काउंसिल में मुनक़्क़िद करवाएंगे। इसमें 2 फरवरी को पहले हमारे पास 4 कैटेगरीज में मुकाबले होंगे, जिसमें तख्लीकी अदब है, दस्तकारी है, इसमें गायकी है। इसके मुकाबले हम लोग 2 तारीख को करवाएंगे। इसी तरीके से जो लोक रक्स है और थिएटर के मुकाबले हैं, ये 3 तारीख को करवाएंगे। इसमें बहुत ज़बरदस्त इनामात नौजवानों के लिए रखे गए हैं। अगर हम बात करें फ़ाइन आर्ट्स की, तो फ़ाइन आर्ट्स के लिए अगर मुकाबले में जो विन आता है उसके लिए हमने 20,000 रुपये का इनाम है। ये ज़िला सतह पे हम बात कर रहे हैं। सेकंड आने वालों के लिए 15,000 रुपये का और थर्ड आने वालों के लिए 10,000 रुपये का इनाम है। इसी तरह से बाकी कैटेगरी में इनामत हैं। जबकि लोक रक्स, जिसमें हम चाहते हैं कि जो ऐसे ग्रुप और ऐसे बच्चे
जिन्होंने अपने अपने ग्रुप बना सके हैं और उनको मौके नहीं मिले हैं पहले, तो इस वक्त उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो पंजाब आर्ट्स काउंसिल में आएँ और 3 फरवरी को अपने मुकाबलों में हिस्सा लेकर 40,000 रुपये का इनाम जीतें। फर्स्ट प्राइज़ 35,000 रुपये का दूसरा इनाम है, 30,000 रुपये का तीसरा इनाम है। इसी तरीके से थिएटर की बात करें तो 3 फरवरी को हमारे पास थिएटर के मुकाबले भी होंगे। थिएटर ख़ास तौर पे फैसलाबाद के हवाले से थिएटर बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें लोगों की दिलचस्पी भी बहुत होती है, बल्कि ये हम यूँ महसूस करें कि फैसलाबाद जो हमारा डिवीज़न है एक नर्सरी है थिएटर के लिए। तो ये भी उन नौजवानों के लिए जिनको बड़े थिएटर पे अभी मौके नहीं मिलते हैं, तो हुकूमत पंजाब ने इस साल इस कैटेगरी को भी टैलेंट हंट में शामिल कर लिया है और इनके मुकाबला जात भी हम 3 फरवरी को करवाएंगे। फैसलाबाद में बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है। 14 से ज़्यादा टीमें हमारे पास अभी रजिस्टर्ड हो चुकी हुई हैं। ऑल डे लॉन्ग हम लोग इसके मुकाबले पंजाब आर्ट्स काउंसिल के थिएटर में करवाएंगे और बिलतरतीब इसके जो इनामात हैं वो भी बड़े हैं। 40,000 रुपये का पहला इनाम आपको पेश किया जाएगा, 35,000 रुपये का दूसरा इनाम और 30,000 रुपये का तीसरा इनाम पेश किया जाएगा। इसमें पाकिस्तानी अमन मुआशरे के मतलब आप 30 से 45 मिनट के दरमियान अपना ड्रामा पेश कर सकते हैं और इस वक्त हमारे पास जजेस की टीम है जो डिसाइड करी और ज़िला सतह के जब मुकाबले हमारे हो जाएंगे तो तब हम इन सारे ज़िला सतहों के मुकाबलों के बाद फैसलाबाद डिवीज़न का एक फ़ाइनल मुकाबला करवाएंगे। पहली जो 4 कैटेगरी मैंने जिक्र की हैं उनके मुकाबले जो है वो 8 फरवरी को होंगे और थिएटर और लोक रक्स की 2 कैटेगरी के मुकाबले हैं वो 9 फरवरी को यहीं पे हमारे पास फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में मुनक्किद होंगे। उनके इनामात भी जो हैं वो बड़े हैं, यानी कि लोक रक्स और थिएटर में जो फाइनल मुकाबला होगा डिवीज़न लेवल के ऊपर उस पर हम 60,000 का पहला इनाम है, उसके बाद 50,000 का दूसरा इनाम है, 40,000 का तीसरा इनाम है। तो यूँ समझिए कि इस वक्त नौजवानों के पास अपना टैलेंट दिखाने का बहुत अच्छा मौका है। पंजाब भर में ये मुकाबले जारी हैं, 36 अजला में पंजाब में सब जगह मुकाबले हो रहे हैं। जो हमारे डिवीज़न से जीतेंगे उनको हम पंजाब में ग्रैंड फिनाले में लेके जाएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल द पीपल आउट देयर, स्पेशली जो इंटरेस्टेड हैं। कैटेगरीज आपने कुछ मेंशन की, एक दफ़ा फिर अगर हम कैटेगरीज जी मैं कैटेगरी आपको बता देता हूं। जो पहली कैटेगरी है, हम गायकी में मुकाबले होने जा रहे हैं, दस्तकारी मुकाबले होने जा रहे हैं, तख्लीकी अदब में और मुसव्वरी में। ये कैटेगरीज हैं 4 कैटेगरीज जिसको हम लोग 2 फरवरी को मुनक्किद कराएंगे मुकाबला जात, और लोक रक्स और थिएटर की 2 कैटेगरीज हैं ये 3 फरवरी के होंगे ज़िला सतह के मुकाबले। बिल्कुल जी। एंड आप अगर किसी भी इन कैटेगरीज में से इंटरेस्टेड हैं, टैलेंटेड हैं, तो आपको पता है कि आपने जल्दी से रजिस्ट्रेशन का कोई स्पेसिफिक तरीका है? सो फार रजिस्ट्रेशन पिछले 3 माह से जारी थी। 15 नवंबर को हमारे मिनिस्टर ख्यालमंद कासो साहब ने इसका इफ्तिताह किया था रावलपिंडी से, तब से इसकी रजिस्ट्रेशन जारी थी और 18 जनवरी तक हमने इसकी डेडलाइन दी थी। हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट आ चुकी हुई है। अच्छा, ऑलरेडी यानी कि जी ऑलरेडी कट ऑफ टाइम इसका 18 जनवरी था और उसके बाद ही 24 को हमने पहला मुकाबला करवाया और इसकी रजिस्ट्रेशन तो बंद हो चुकी हुई है अभी तक, क्योंकि लोगों ने ऑनलाइन भी हमने उनको मौके दिए थे कि ऑनलाइन भी फॉर्म भेजें। हमारे पास मेल हो के भी फॉर्म्स आए हैं, वॉक इन भी हमारे पास स्टूडेंट्स और ग्रुप्स आए हैं, जो तो अच्छी खासी तादाद फैसलाबाद डिवीजन में इस वक्त मौजूद है। चलें जी, ये तो इस साल की बात रही है। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद इस साल के लिए रजिस्टर ना कर पाए। मुझे याद है हमने लास्ट टाइम जब शो किया था तो हमने रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी काफ़ी बात की थी। तो बिल्कुल, तो मैं उम्मीद करूँगी अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि रह गए इस दफ़ा रजिस्टर करने के लिए तो आप अगले साल रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी एग्जांपल सेट हो रही है, बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। हम उनको इंकरेज करना चाहते हैं कि ऐसे नौजवान और ऐसे ग्रुप्स और ऐसे लोग जो रजिस्टर अपने आप को नहीं कर सके वो आइए, मुकाबलों को देखिए और अपनी मोटिवेशन को, अपने जज्बे को मजबूत कीजिए। जैसा कि आपने बता ही दिया कि अगले साल अपने मुकाबलों में हिस्सा लें और अगले साल उम्मीद है कि हमारे पास इनामात भी इससे बड़े होंगे और कैटेगरीज भी इंशाल्लाह हम कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। तो आपने सुना, अपने हौसले को आपने ख़त्म नहीं होने देना, इस टाइम को इस्तेमाल करें और अपनी प्रैक्टिस जो है उसको और बढ़ाएं और कंपटीशन को जाके देखें कि कितने आला तरीके से जो है कंपेटिटर्स compete कर रहे हैं इन कॉम्पिटिशन के अंदर। साथ ही साथ 5 फरवरी को कश्मीर डे के हवाले से भी आप मुझे बता रहे थे कि कोई चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज की गई हैं। मैं चाहूँगी अगर वो। जी हाँ, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में वैसे तो अभी वीकली कैलेंडर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, सारे सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग पोस्ट करते रहते हैं और आप वैसे हमें फ़ोन करके भी आर्ट्स काउंसिल से प्रोग्राम ले सकते हैं। डेली बेसिस पे प्रोग्राम हो रहे हैं। कश्मीर के हवाले से बात करें तो कश्मीर डे बिल्कुल हम लोग भी बड़े जोशो खरोश से कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए 5 फरवरी को मनाएंगे
5 फरवरी को मॉर्निंग में हमारे पास एक तस्वीरी नुमाइश का बंदोबस्त किया जाएगा। उसके बाद हम लोग एक वॉक करेंगे और शाम में उसी दिन 5 फरवरी को 7 बजे शाम को कश्मीरियों से यकजहती के लिए हम एक फैमिली ड्रामा पेश करने जा रहे हैं, जिसमें कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के मुतालिक जो है वो एक बड़ा सबक आमोज़ और बड़ा खूबसूरत ड्रामा जो है वो हम शहरियों को दिखाएंगे। तो ये कहाँ पे होगा ड्रामा? पंजाब आर्ट्स काउंसिल में ही होगा, शाम 7 बजे इंशाल्लाह। 7 बजे। और कोई भी फैमिलीज आ सकती हैं? एनीबॉडी कैन कम, फैमिलीज के लिए है, कोई भी आ सकता है, आपके शहर के लिए है, ज़रूर आइए। बड़ा खूबसूरत ड्रामा है और इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि एक सबक आमोज़, जिसमें जो ड्रामा देखने वाले हैं एक तो सारी जद्दोजहद से वाकफियत हासिल कर लें और साथ में उनमें एक ऐसा जज्बा भी उजागर किया जाए कि कश्मीरी हमारे भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और ये जो टीम इस ड्रामे पर काम कर रही है, थोड़ा सा बताएं इस टीम के हवाले से और प्रेपरेशंस के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक लोकल ग्रुप है। जैसे मैंने बताया कि हमने यहाँ पे थिएटर की वर्कशॉप भी करवाई और हम अपने थिएटर के रिवाइवल के लिए, जो कि फैमिलीज़ के लिए थिएटर हमारा बहुत अच्छा हुआ करता था, अभी हम कोशिश कर रहे हैं उसको मज़ीद बेहतर करने की। कोविड की वजह से कुछ बीच में गैप भी आया और थिएटर के ऊपर हम ख़ास तवज्जो दे रहे हैं कि फैमिलीज़ के लिए वो थिएटर पेश किया जाए। मैं समझता हूँ कि थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक मीडियम है जिसके ज़रिए सोसाइटी में एक पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव मैसेज दिया जा सकता है। लोग जब एक स्टोरी को 30 मिनट के अंदर देखते हैं तो वो वही ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो कोई भी अपने 20 साल में हासिल कर सकता है, उसको हम 30, 35, 40 मिनट या 1 घंटे में पेश करते हैं। तो थिएटर के लिए हम लोगों ने, यहाँ की लोकल टीम है और वो बड़ी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, बड़ा उस पर काम कर रहे हैं और थीम यही है पुरअमन मुआशरा। इस दफ़ा जैसे मैंने जिक्र किया कि टैलेंट हंट प्रोग्राम है, तो टैलेंट हंट प्रोग्राम का भी ख़ास तौर पर थीम हमने इस साल का यही रखा था कि पुरअमन मुआशरा, यूथ, सॉलिडैरिटी, इसी टॉपिक के ऊपर ही सारे मुकाबला जात। जैसे मिली नगमे हमारे, अगर हम बात करें गायकी में, तो हमने गायकी में मिली नगमे और फोक म्यूज़िक को ही शामिल किया गया है, जो कि हमारी ख़ास पहचान है। हम एक तो पंजाब की पहचान बनाना चाहते हैं, अपने रीजन की, अपने रेतल की, अपने अपने इलाके की पहचान बनाना चाहते हैं। और इस दफ़ा का सारे थीम जितने भी हम लोग लेके जा रहे हैं, उसमें पुरअमन मुआशरे पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। स्पेशली अगर हम बात करें कश्मीर के हवाले से, तो हमेशा एक डिबेट रही है एक और पाकिस्तान का स्टांस आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। हाँ, आज कश्मीरियों के साथ जो सूरत हाल है उस पर क्या कहेंगे? अफसोसनाक सूरत हाल है। हमें इस सिलसिले में जाहिर बात है कि हम अपनी एफर्ट तो कर रहे हैं। वी नीड टू वेकन अप द वर्ल्ड। हमें कुछ इससे 1 स्टेप अबव जाके करना पड़ेगा, जिसमें जो मेरा ज़ाती ख्याल हो सकता है कि हमें जो हमारी शो केसिंग है उसमें कहीं ना कहीं पे कमी ज़रूर होती है। इस काज को दुनिया को बावर करवाने के लिए हमें मज़ीद एफर्ट करना होगी, उन लोगों को बावर करवाने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उन लोगों की पहले आज़ादी अगर मतलब आबादी हमारी 2 अरब थी, तो अब 7 अरब हो चुकी हुई है। इसका मतलब है कि आबादी बढ़ने के साथ साथ उसका जो एक्सपोजर है वो उस तरह से नहीं पहुँच रहा। कैसे मुमकिन है कि दुनिया मिलके भी एक जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ना निकाल सकती हो? यानी कि उसको पेश करने में, उसकी प्रेजेंटेशन में हमें मज़ीद कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है और ज़ोर लगाना चाहिए कि हम दुनिया की बावर करा सकें कि ये एक मसला है, इसका हल किया जाए। क्या कश्मीरियों की आवाज़ लगता है दबा दी गई? खैर, दबाई तो आज़ादी की आवाज़ तो कभी नहीं दबाई जा सकती। आज़ादी एक चीज़ ही ऐसी है कि जितना इसको दबाएंगे उतनी ये ज़्यादा होगी, जितना इसको प्रेस करेंगे इसकी साउंड उतनी ही ज़्यादा धमाके से आएगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कभी भी जब कुछ जज्बात होते हैं, कोई भी फीलिंग्स होती हैं, तो उनको दबाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन स्पेशली अगर हम आर्ट्स काउंसिल के हवाले से बात करते हैं, आगे चलते हुए क्या प्लान्स हैं फैसलाबाद शहर की? स्पेशली स्टेज ड्रामों के रिवाइवल की आपने बात की, तो स्पेशली जो एक्टर्स एसोसिएटेड हैं स्टेज ड्रामास के साथ, बड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कई दफ़ा हमारे शो में आते हैं और बड़ी उनकी छोटी छोटी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरियात हैं, वो लगता है कि शायद पूरी नहीं हो रही। ये मेरा ख्याल है कि मैं इससे स्लाइटली रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा। हुकूमत पंजाब और इसमें ख़ास तौर पे हमारा रीजन ख़ास तवज्जो दे रहा है इस वक्त आर्टिस्ट के ऊपर। आर्टिस्ट के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आर्टिस्ट को इनकरेज किया जा रहा है। टैलेंट हंट प्रोग्राम भी देखा जाए तो इसमें सपोर्ट जो है गवर्नमेंट इनामात भी अच्छे खासे दे रही है। उन आर्टिस्टों के लिए भी मौके हैं, उन बच्चों के लिए मौके हैं, नौजवानों के लिए मौके हैं जिनको किसी बड़े स्टेज पे काम नहीं मिलता।
वो एक तो उनके लिए एक्सपोजर है, आप इनाम भी जीतते हैं। और फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल आपको ना के सिर्फ, जैसे पिछले साल का जो एक बच्चा था उसको पंजाब आर्ट्स काउंसिल दुबई एक्सपो में भी लेके गई है। तो यहाँ से ग्रास रूट से शुरू होने वाले नौजवानों को हम लोग इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दे रहे हैं। और फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल की बात करें, बल्कि पूरे पंजाब में ही आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन हो रही है। 31 जनवरी उसकी डेडलाइन थी, तब तक हमने बहुत इसकी मार्केटिंग भी की और कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी लास्ट में आपने मुझे मौका दिया। और इस तरह से दूसरे पंजाब में भी ये मैसेज गया कि कोई भी आर्टिस्ट, फ़नून लतीफ़ा से जुड़ा हुआ कोई भी आर्टिस्ट अपने आप को आर्ट्स काउंसिल में रजिस्टर करवाए, जिसका हम उसको रजिस्ट्रेशन कार्ड इशू कर रहे हैं। एक लार्जर डाटा बैंक मुरतब हो रहा है जो हुकूमत पंजाब को हम लोग भेज रहे हैं। और हमारे जो सेंट्रल लिस्टें बन रही हैं वो इसीलिए बन रही है कि आने वाले प्रोग्रामों से कोई पीछे रह ना जाए। अभी ऑलरेडी जो है, जो इसमें आर्टिस्ट सपोर्ट फंड की मद में पैसे लोगों को मिल चुके हैं, ऑलरेडी उनके अकाउंट्स में, डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो चुके हुए हैं। तो द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू सपोर्ट द आर्टिस्ट। वो उनकी मदद भी कर रहे हैं और स्पेशल केसेस भी हमारे पास आते रहते हैं। पंजाब भर से स्पेशल केसेस भी आते हैं जिनको ख़ास तवज्जो दी जाती है। अगर किसी आर्टिस्ट का कोई ऐसा रीज़न हो जिसको वो प्रूव करे कि मेरा जेन्युइन मसला है, चाहे उसकी सेहत के मुतालिक है, चाहे उसके किसी फाइनेंशियल्स के हार्डशिप के मुतालिक है, तो हम उसको सीरियसली लेते हैं, उसका केस पुट अप करते हैं। तो उसको ठीक ठाक रकम, डिपेंडिंग ऑन द केस, तो ठीक ठाक रकम उसको इमदाद की सूरत में मिल जाती है। यूं कहना कि उनको हमने ऐसे छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। आप दोनों तरफ से देखिए, आर्टिस्ट सपोर्ट फंड भी जारी है, उसके पैसे लोगों को मिल चुके हैं। मजीद आर्टिस्टों की रजिस्ट्रेशन इसलिए की जा रही है कि अगर कोई रह गया है या कोई ऐसी कैटेगरी रह गई है वो भी इसमें शामिल की जाए। ड्रामा के रिवाइवल के मुतालिक काम हो रहे हैं। लोग रक्स की मिसाल करें तो वो छोटे छोटे ग्रुप जिनको पहले मौके नहीं मिल रहे थे उनको मुकाबलों में शामिल किया गया, ताकि वो एक तो इनकरेज करें उनके टैलेंट को दबने न दिया जा सके। और ऐसे बुजुर्ग जिनके बच्चे पढ़ नहीं सके, ऐसे लोग हमारे गांव के, देहात के, जिनको मौके नहीं मिलते, तो वो हमारे पास आर्ट्स काउंसिल में आते हैं। हम उनको परफॉर्मेंस का मौका देते हैं। ये मुकाबले सिर्फ इसलिए नहीं करवाए जाते कि ये मुकाबले सिर्फ 2-4 दिन का मेला ठेला है और ख़त्म हो जाएगा। वो सारे स्टूडेंट एक्चुअली हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाते हैं और ईयर लॉन्ग हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उनको इनवाइट करते रहते हैं, उनको मौके देते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के साथ उनके जो सेगमेंट हैं जोड़ के उनको एक काम की सूरत में काम भी दिया जाता है और उनके फन को भी तरवीज के लिए मौके दिए जाते हैं। तो वी आर डूइंग एट लेवल बेस्ट। क्योंकि ऑफकोर्स सिनेमा का रिवाइवल जो है, स्टेज ड्रामा का रिवाइवल जो है, थिएटर का रिवाइवल जो है, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग बिकॉज बहुत अरसे से इट्स रियली जस्ट गॉन अवे। आपको नहीं नजर आते हैं, फैमिलीज जाती हुई नहीं नजर आती हैं। कहा जाता है कि एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है और कंटेंट स्पेशली बड़ा पीछे रह गया है। आप अग्री करते हैं इस बात से कि कंटेंट में तब्दीली? मैं अपने डिवीजन की बात करूंगा, अपने डिवीजन की बात करूंगा। यहाँ पे मैं ड्रामा की रिहर्सल पे खुद जाता हूँ, कंटेंट को खुद देखता हूँ। रिहर्सल को खुद देखने से मुराद है कि आई एम स्पेंडिंग कपल आवर्स सिट डाउन इन स्टेज और उसको मैं देखता हूँ कि ये ड्रामा जो है वो फैमिली को दिखाने काबिल है कि नहीं है। अभी की बात करें तो हमारे जो फैसलाबाद के स्टेज हैं वो अच्छे ड्रामे पेश कर रहे हैं, फैमिली ओरिएंटेड, जो तो होती है मगर एक स्टोरी लाइन भी है बीच में, जो कि एक टचिंग स्टोरी लाइन है, जिसके लिए वही चीज़ जिसके लिए एक स्टेज और ड्रामा को पेश किया जाता है कि कोई ना कोई उसमें इस्लाही पहलू हो, कोई इस्लाही पहलू हो, कोई टचिंग लाइन हो, कम से कम कोई सबक लेके जाएं या किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। जैसे देखिए, किसी को डांट डपट के या अशारों को नाम में समझाने में बहुत फ़र्क है। मतलब सिर्फ पॉलिसिंग, बड़ी पावर है यस एग्जैक्टली, आर्ट में बहुत पावर कन्वे करने की मैसेजेस, सोसाइटल इम्प्रूवमेंट। सॉफ्ट चीज है जिसके जरिए हम रंगों से और डायलॉग से और एक्सप्रेशन से और क्रिएटिविटी से हम लोग सोसाइटी में जो करवाना चाह रहे होते हैं, अगर हम लगे रहें, यूं समझिए कि अगर हम 1 साल पहले एक चीज डिसाइड करें कि हमारी इस तरफ सोसाइटी में ये चीज होनी चाहिए, तो डेफिनेटली इज पॉसिबल थ्रू ड्रामा, थ्रू आर्ट, थ्रू कल्चर वी कैन अचीव आवर गोल्स। बिल्कुल जी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, सितारा राना, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या फातिमा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र फातिमा, मैं ठीक हूँ। आज तो प्रोग्राम में 7 साल लगे हुए जनाब। आज जब से पंजाब आर्ट काउंसिल हुआ है और जाहिर साहब ने आके वाकई पूरे पंजाब को हिला के रख दिए। बिल्कुल जी, पर्सनालिटी देखे ना, पर्सनालिटी में बात होनी चाहिए। आज हमारा शो सही में 4 चांद लगे हमारे शो को।
बिल्कुल पात्रा है, और मैं जाहिद साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी, वो बिल्कुल आपकी आवाज सुन रहे हैं वो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसी हैं बहन? अल्लाह का शुक्र सर। टीवी में आपको देख के यकीन करें बहुत खुशी हुई। 8 में तो आपको देखते हैं, Thank जितनी you, इज्जत जी। आप तमाम गेस्ट को देते हैं वो तो एक मतलब उसकी तो कोई मिसाल नहीं है। और सेकंड, जो टैलेंट हंट को लेके जैसे आपने तरजीह दी है, चनियोट तो मतलब इधर उधर फैसलाबाद के जितने सारे इलाके हैं उसमें मेंबरशिप जाते हो रही है। बहुत अच्छा लगा देख के। वो नौजवान जो शायद किस्म के होते थे, जिन्हें मौका नहीं मिलता था, पंजाब आर्ट काउंसिल और जाहिद इकबाल साहब उनको वैल्यू दे रहे, खेत खेत के ला रहे कि आई जी ये प्लेटफॉर्म आपका है, परफॉर्म करें, और हम आपको इनाम भी देते हैं और हम आपको बाकायदा पॉलिश भी करते हैं। जी जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और बड़े ही अच्छे अल्फाज में। थैंक यू वेरी। ये शहर के लोग ही हैं जो हम बाहर प्यार बांटेंगे तो हमें प्यार ही मिलेगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कमियां बेशियां पहले किसी वजह से, कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी, अभी काउंसिल्स को एक्टिव किया जाए। हम चनियोट भी जा रहे हैं, झंग भी जा रहे हैं, टोबाटेक्स भी जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स रियली टू बी अप्रिशिएटेड। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि एंटरटेनमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। फैसलाबाद शहर में बहुत 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 टैलेंट मौजूद है, लेकिन प्लेटफॉर्म अब कोशिश की जा रही है कि उनको प्रोवाइड किया जाए। एंड ऑफकोर्स आपको पता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव होती जाती हैं, सो कोई भी चीज़ ओवरनाइट एक्चुअली चेंज नहीं होती। बदलाव के लिए हमेशा वक्त लगता है और एक प्रोसेस होता है। आज हमारे साथ जाहिद इकबाल साहब, जो कि डायरेक्टर हैं आर्ट्स काउंसिल के, वो मौजूद हैं। टैलेंट हंट के हवाले से बात की। इस वक्त फैसलाबाद के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर कंटिन्यू हैं, और 2 फरवरी को फैसलाबाद जी हाँ, 2 फरवरी जी, तो बिल्कुल इस को देखें, जाएं जाके हमारे आर्टिस्ट को, हमारे म्यूजिशियंस को, डिफरेंट जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको सपोर्ट करें और उनको इनकरेज करें। और जो लोग रह गए हैं वो थोड़ा इंतजार करें, प्रैक्टिस करें अपने टैलेंट पर, और अपने जो भी पैशन है आपके उनको और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और अगले साल के लिए टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवाना ना भूलें। 5 फरवरी को भी एक बहुत ही अच्छा जो है थिएटर परफॉर्म किया जाएगा, जो कि शाम को 7 बजे पंजाब आर्ट्स काउंसिल में ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं उसको भी अटेंड कर सकते हैं। और डेफिनेटली कश्मीर डे के हवाले से, मुनासबत के हवाले से कुछ चीज़ें जो है एज अ फैमिली आप अपने बच्चों को जो चीज़ें बताएंगे, उससे अच्छा होता है कि कई दफ़ा आप वो चीज़ें देख लें, बड़े ही लेसन्स भी आपको सीखने को मिलते हैं। अगर हमारे क्योंकि मैं स्टेज ड्रामास के हवाले से डेफिनेटली आई थिंक थिएटर के हवाले से बड़ी ग्रोथ जो है वो कोशिश की जा रही है। डिफरेंट प्रोड्यूसर्स डिफरेंट शहरों से नया कंटेंट भी लेकर आ रहे हैं, और कितना अच्छा है ये फैसलाबाद शहर की इंडस्ट्री के लिए। ये तो जैसे हम समझते हैं कि ये एक नर्सरी है, और हमारे गिरदनवा में भी, क्योंकि पंजाब मेले ठेले, जुगत, फन, दिलचस्पी, ये सारी चीज़ें इस वाले ख़ास तौर पे रीजन में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और थिएटर के हवाले से हमने काफ़ी अच्छे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। अभी हमारे सीनियर आर्टिस्ट यहाँ पे जो ड्रामा कर रहे हैं उसमें नसीम विकी हैं, अलबेला साहब हैं, और दूसरे कुछ साहिबान हैं, वो अच्छे ड्रामे पेश कर रहे हैं। स्टोरी लाइन्स अच्छी हैं। उनसे बैठ के हमारी कई मीटिंग हो चुकी। हमने ऑफिस में उन्हें बुलाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ड्रामा को और बेहतर करना है। तो माशाल्लाह वो जो उनको बुला के मीटिंग्स वाले बड़ी कारआमद साबित हुई, और ड्रामा जो है वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। और अभी फैमिली जाके उसको देखें तो उनको फ़र्क भी पता चलेगा। इवन दो बात करें कि थोड़ा सा एक बात पाई जाती थी, उसमें गाने बहुत ज़्यादा शामिल हैं। तो अभी फैसलाबाद के जो थिएटर्स हैं उसमें गानों का जो किया गया है, उसको हमने फैमिली के लिए ड्रामा पहले पेश कर देते हैं, पहले सारे टाइम में, और बिल्कुल एंड के ऊपर गाने चले गए हैं। तो अगर आप गानों से इज्तनाब करना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, और आप एक अच्छी स्टोरी देख लीजिए, और जो हमारी जुगतबाजी है उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद आप आ सकते हैं। और इस तरह से हम अपने थिएटर के ऊपर कोशिश की, तो बाहर के कमर्शियल थिएटर्स की बात होगी, अपने तय हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने पहले वर्कशॉप कराई, दूसरी वर्कशॉप भी अभी ऑन द वे है। वो वर्कशॉप इसीलिए है कि जो हमारे नौजवान हैं 3 दिन की हम वर्कशॉप करवाते हैं, बड़े एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो उनको टेक्निक्स सिखाते हैं, उनको स्टोरी राइटिंग के मतलब बात करते हैं,
उनको ड्रामा परफॉर्मेंस की मतलब बात करें, यहीं से ट्रेंड होने वाले बच्चे जो हैं वो टीवी आर्टिस्ट के तौर पे सामने आ सकते हैं, स्टेज पे आ सकते हैं। और ये जो बच्चे हमारे पास हैं और दूसरे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए भी एक ड्रामा पेश करें। तो बड़ी अच्छी फिज़ा अभी होने जा रही है फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल की कि आपको तकरीबन हर महीने, मेरी कोशिश है कि हर महीने आपको एक अच्छा फैमिली ड्रामा जो है वो दिया जाए लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, फैमिलीज़ के लिए। तो फैमिलीज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल ट्राइंग इज लेवल बेस्ट, तो कम एंड सिट विद अस, आप ड्रामा देखिए। इसी तरीके से हम दूसरी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, शेर व शायरी पे, तख्लीकी अदब पे हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जो म्यूज़िक की क्लासेस होने जा रही हैं, फाइन आर्ट्स की। देखिए ये जो अपॉर्चुनिटी आपको पंजाब आर्ट्स काउंसिल दे रही है कहीं नहीं मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर्स हम हायर करते हैं और आपका सिर्फ हमें क्या चाहिए, शौक, जज्बा और टाइम। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। और हुकूमत पंजाब की क्या कोशिश हो सकती है कि नौजवानों के लिए हर शोबे में वो कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी सलाहियतों को, और बिजी भी रहें, सलाहियतें भी इनकी उजागर हों, और इन सलाहियतों की बिना पे ही इनको काम भी मिलेगा और इनको ऐसे मौके मिलेंगे जो कि टीवी, ड्रामा और फिल्म के मुतालिक आगे जाके हमें कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर इन सारे एपिसोड में सामने आएगा। जैसा कि पहले जो काफ़ी अर्सा पहले प्रोग्राम हुए तो शाजिया खुशराबा मुझे याद पड़ता है, हमने उनके वो रिहर्सल भी देखी और फिर उनके प्रोग्राम भी देखे और कितनी खूबसूरत हमारे पास सिंगर सामने आ गए। तो हमारी भी यही कोशिश है कि खूबसूरत आवाज़ें हमें मिल सकें, हमें खूबसूरत लिखारी मिल सकें जो ड्रामों पे लिख सकें, अच्छा लिख सकें, अच्छे गा सकें। हमें फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट चाहिए। इसी तरीके से हमें सारी कैटेगरी में जो है वो हम तलाश कर रहे हैं, हुनरमंद तलाश कर रहे हैं। आपने मुझे बताया कि म्यूज़िक के हवाले से भी कुछ क्लासेस का इंतखाब किया जा रहा है। जी हाँ, अभी रिसेंटली हमने उसका इफ्तिताह कर दिया है और हम उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं म्यूज़िक को। तकरीबन मेरे पास 16 इंस्ट्रूमेंट हैं जो ब्रांड न्यू परचेज़ किए गए हैं और म्यूज़िक एकेडमी का हमने साइज़ बढ़ा दिया है ताकि फ़ीमेल्स के लिए एक रूम हो और मेल्स के लिए एक रूम हो। काउंसिल तो सबके लिए है, तो उनके कंफर्ट जोन का भी ख्याल रखा जा रहा है। और इसी तरीके से फाइन आर्ट्स के लिए और लाइब्रेरी को भी अपग्रेडेशन जारी है पंजाब आर्ट्स काउंसिल की। तो यानी कि शहर के लिए पंजाब आर्ट्स काउंसिल जो उसका किरदार होना चाहिए तो उस पर ख़ास तवज्जो दे रही है। अब म्यूज़िक की अगर बात, तो सब कॉन्टिनेंट का म्यूज़िक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मज़े का है। किस तरह का म्यूज़िक आप खुद सुनना पसंद करते हैं? मुझे तो कवाली ज़्यादा पसंद है। कवाली ज़्यादा फेवरेट है कोई? मेरी फेवरेट तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं। कोई ऐसे लिरिक्स हैं जो कि हमेशा आपके साथ जिंदगी में चले हों? मैं तेनू समझावा की बस एक लाइन? एक लाइन यही है कि बस हर कवाली अच्छी है। जिसमें कवाली का एक जो सिंफ है ये इतनी खूबसूरत है कि एक तो उसके रिदम खूबसूरत, फिर उसकी पोइट्री खूबसूरत, और फिर जब आप उसको सुनते हैं और गाने वाला फिर नुसरत फ़तेह अली खान साहब या राहत फ़तेह अली खान साहब हों या हमारे बहुत सारे फैसलाबाद से तो और भी गज़ल के गायक मौजूद हैं, तो वो आपको दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। बिल्कुल जी, और फैसलाबाद शहर की यही शायद खासियत है कि बड़े बड़े नाम हमारे इस शहर से निकले हैं और पूरी दुनिया में जाके उन्होंने पाकिस्तान का और फैसलाबाद का नाम रोशन किया। और आगे चलते हुए यही दुआ होगी अल्लाह से कि टैलेंट इसी तरह से फैसलाबाद की मिट्टी से निकलता रहे और आगे जाके फैसलाबाद और पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जाहिद साहब आज हमें ज्वाइन करने के लिए, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आई रियली होप एंड प्रे कि और ज्यादा बेहतरी है, और ज्यादा इंप्रूवमेंट है, और ज्यादा ग्रोथ है और कंटिन्यूस जो एफर्ट है। होप फॉर द बेस्ट, बिल्कुल, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल जी, और आपके साथ हमारा पूरा सपोर्ट। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।